हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में नालको के बारे में। दोस्तों, नालको के रिजल्ट्स जल्द ही निकल के आने वाले हैं। डेट्स निकल के आ चुकी है जिनके बारे में हम बात करेंगे। प्लस कंपनी के द्वारा एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया है डिविडेंड को लेकर। तो रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, ये भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोटक सिक्योरिटीज़ की एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। एंड वो रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको समझनी भी चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले नाल्को के ऊपर अगर हम देखें तो जो क्लोजिंग आई है इसकी फ्राइडे के सेशन में करीबन 83.10 की है। 60 पैसे के आसपास शेयर बढ़ा है एंड करीबन 0.73% की तेज़ी हमने विटनेस करी है नाल्को के अंदर। सी, नाल्को लास्ट एक मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 7.43% बढ़ चुका है और लास्ट 5 डेज के अंदर स्टॉक में कोई बड़ा कुछ चेंज नहीं आया। लेकिन जो लास्ट 6 महीने थे वहाँ पे रिकवरी नज़र आई, राइट, 12.91%। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ बाकी की मेटल कंपनी से, तो अनडाउटेडली नाल्को ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। बिकॉज लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जो कंपनीज हैं मेटल की, उन्होंने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है, बेहतर रिटर्न डिलीवर किया है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न यही है कि डेफिनेटली जो बाकी कंपनीज के सेट ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करते तो वो थोड़े से पॉजिटिव आ सकते हैं। नाल्को के जो नंबर्स निकल के भी आए थे वो थोड़े से ख़राब थे, जिसका हम कह सकते हैं मेजर रिएक्शन स्टॉक पे पड़ा एंड स्टॉक इतना तेज़ी से रिकवर नहीं हुआ, राइट। लेकिन अभी कह सकते हैं स्टॉक के अंदर कोई खास मूव अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। अब फ्रेंड्स, नाल्को के अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, उसके पीछे का रीज़न अगर मैं आपको बताऊं तो वो कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के अंदर आया हुआ है। अब कोटक सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट निकाली और उसमें डाउनग्रेड कर दिया गया नाल्को को। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी और कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। बिकॉज जहाँ पे बात हो रही है कि मेटल कंपनीज फिर से बढ़िया करेगी, जहाँ पे बात हो रही है कि लगातार जो मेटल के अंदर आपने अंडर परफॉर्मेंस देखा वो अब आउट परफॉर्मेंस में तब्दील होगा ड्यू टू चाइना रीओपनिंग, बट ऐसा कुछ रिपोर्ट में नज़र नहीं आया। अब रिपोर्ट क्या कहती है, सबसे पहले वो देखिए। अब देखिए ब्रोकरेज क्या कहता है। ब्रोकरेज कहता है कि इसके अंदर एक लिमिटेड अपसाइड है। क्यों? बिकॉज एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है वो लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पर कूल ऑफ हुई, लेकिन जो बाद में अब कॉस्ट का प्रेशर पड़ रहा है एल्यूमिनिया के डिवीजन के अंदर, वो अभी भी मानते हैं कि पर्सिस्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो एल्यूमिनियम की प्राइसेस है दोस्तों, जो लगातार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़ती घटती आ रही है, लेकिन अब उनका मानना है कि जो एल्यूमिनियम की प्राइसेस है वहाँ पर एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और उनका मानना है कि जो बढ़ोतरी है वो लाइकली टू पर्सिस्ट, इसका मतलब है कि बनी रहेगी और वहाँ पर हो सकता है कि जो अर्निंग्स है वो एक बहुत बड़े रेंज बाउंड में रहे अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2025। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, क्योंकि ये कहाँ तक का अनुमान लगा रहे हैं, 2025 तक का। वो मानते हैं कि इस फैक्टर के कारण जो है, जो नाल्को है वो डेफिनेटली रेंज बाउंड के अंदर रहेगा। उनका और भी मानना है कि जो कैपेक्स है एल्यूमिनियम रिफाइनरी का, वो भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है नाल्को की अर्निंग्स के ऊपर, क्योंकि एक नेगेटिव फ्री कैश फ्लो बना देता है। और इसी के सिमिलर टाइम फ्रेम के अंदर जो नेगेटिव रहेगा स्टॉक के अंदर, और कह सकते हैं कोटक का ये भी नोट है कि 6.5 से 7 टाइम्स के ईवी इबिटा पे स्टॉक जो है वो ट्रेड करेगा टिल 2024-2025। सो वो मानते हैं कि जो नाल्को है वो भी एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, और नाल्को के अंदर डेफिनेटली अभी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी तरफ से नहीं किया जाने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि डाउनग्रेड उनकी तरफ से कर दिया गया है। सी, नाल्को ने अभी जब नंबर्स भी पेश करते अपने Q2 के, तब करीबन 80% कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई थी। 80% कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आना, आप समझिए कितनी बड़ी बात है। 748 करोड़ का कंपनी का मुनाफा था, मात्र रह गया वो 170 करोड़ का। तो आप कितना बड़ा फॉल इसके नंबर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब क्योंकि लगातार दोस्तों जो रेवेन्यू है वो भी कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है, इसीलिए इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि नाल्को के ऊपर हम कह सकते हैं कि ब्रोकरेजेस का विश्वास नहीं है। और स्पेशली कोटक सिक्योरिटीज़ की जो रिपोर्ट निकल के आई है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सर दर्द हम कह सकते हैं नाल्को के इन्वेस्टर्स के लिए, राइट, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब अभी जो रिपोर्ट के बारे में हमने बात करी, अगेन ये रिपोर्ट जो है वो कभी भी चेंज भी हो सकती है। जैसे ही देखिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाएगी वैसे वो रिपोर्ट चेंज हो जाएगी, तो ज़्यादा कोई इसे चिंताजनक बात नहीं है। अगेन ये बात भी अपने आप में समझने वाली है कि क्या बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। ये जैसे जैसे दोस्तों सिचुएशन चेंज होगी वैसे वैसे जो रिपोर्ट्स है, जो ब्रोकरेजेस है, वो अपना व्यू चेंज कर लेती है। इन्हें आपको पता ही कि देखिए ब्रोकरेज का व्यू चेंज होने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। एंड अगेन तो थोड़ा सा यही समझना है कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बट अगेन
रिपोर्ट एक जो निकल के आई थी, जो बात की गई थी, वो आपको बताना ज़रूरी था, वो मेरी एक ड्यूटी थी, इसलिए मैंने उसके बारे में बात करी। बट अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है डिविडेंड। तो दोस्तों जो कंपनी है वो डिविडेंड देने जा रही है, अपना इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है, एंड ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों कंपनी जो है वो करीबन 17 जनवरी, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी 2 दिन बाद ही 17 जनवरी को अपना इंटरिम डिविडेंड देना जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इसी बीच कंपनी के जो Q3 रिजल्ट्स है वो निकल के नहीं आने वाले। ऐसा मत समझिएगा कि Q3 के नंबर्स जो है वो 17 जनवरी को आने वाले, जी नहीं। जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें सिर्फ डिविडेंड के अनाउंसमेंट के लिए वो बोर्ड की मीटिंग रखी जा रही है, और यहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म भी कर दिया है कि जो 27 जनवरी 2023 है वो रिकॉर्ड डेट भी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो है वो 17 जनवरी की डेट को मिलेगी, 17 जैन को मिलेगी, और 27 को जो है यहाँ पर कंपनी के द्वारा उसकी रिकॉर्ड डेट रखी जाएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर 27 तारीख को रिकॉर्ड डेट है एंड 26 को मार्केट बंद रहेगा, तो 25 को रहने वाली है क्या, एक्स डिविडेंड। दोस्तों 25 जनवरी को ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा, 25 तारीख को एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। तो ये बात अपने आप में समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। एंड इसके बाद आपको 25 से पहले यानी अगर आप 24 को खरीदते हैं स्टॉक, तो फिर याद रखिएगा आप एलिजिबल रहेंगे फॉर द डिविडेंड। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं 25 को खरीद लूँ और तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल इफ़ यू बाय ऑन 25। और अगर 27 को भी बाय करते हो तब भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको कब बाय करना है, 25 से पहले। अगर 25 से पहले आपने बाय कर रखा है और आपके पास स्टॉक है, देन यू आर एलिजिबल। अगर आपने अभी भी ले रखा है स्टॉक को, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे अगर आप 27 तक होल्ड करेंगे। ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि आपको होल्ड कब तक करना है, 27 तारीख तक आपको होल्ड करना है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि 27 तारीख तक आपको होल्ड करना है, और 25 तारीख को ये बात ध्यान रखिएगा, आपको 25 तारीख से पहले आपको खरीदना होगा, और उसके बाद होल्ड भी करना है 27 तक। उसके बाद अगर आप चाहे तो बेच सकते हैं, देन ऑल्सो अगर आप स्टॉक बेच भी देंगे तब भी आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिविडेंड आ जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि कितना डिविडेंड दे सकती है कंपनी। तो मुझे ये लगता है कि कंपनी जो है वो बहुत बड़े डिविडेंड की तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस करना ही अपने आप में गलत बात हो जाएगी। ये है कि कंपनी के द्वारा जो डिविडेंड है वो हो सकता है कि 50 पैसे से लगाकर 3 रुपये, अब रेंज में बड़ी बता रहा हूँ, बट हाँ यही है कि कंपनी इसी के बीच में डिविडेंड देगी। इसके ऊपर डिविडेंड दे दिया तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसके अगर नीचे दिया तो फिर तो ठीक है, क्या ही बोलेंगे उसको, डिविडेंड क्या बोलेंगे, बट ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि रिटेल पब्लिक के पास कितने शेयर हो जाते हैं, राइट। तो 50 पैसे से लगाकर 3 रुपये। अब मैं 50 पैसे का भी आंकड़ा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में वो मात्र 170 करोड़ का था। तो 170 करोड़ पे कंपनी, याद रखिएगा, जो डिविडेंड है वो आपको देने वाली है। ये इस क्वार्टर का डिविडेंड नहीं है, मतलब Q3 का जब कंपनी का नतीजा निकल के आएगा उसमें से डिविडेंड नहीं दे रही है। ये जो पिछला क्वार्टर था Q2 का, उसका डिविडेंड आ रहा है। तो ये इंटरिम डिविडेंड उसका है। ये बात ध्यान रखिएगा कि कंपनी 27 तारीख को रिकॉर्ड डेट रखने वाली है। पेमेंट डेट कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, बट यही है कि आफ्टर 15 to 30 डेज आपके पास डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगेन क्या स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि नैल्को और सारे मेटल कंपनीज वापस से फ्लेवर में आ रहे हैं, बिकॉज चाइना की रीओपनिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए एस्पेक्ट होता है। एंड आई थिंक चाइना अगर बेहतर करता है, चाइना के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट जाता है, तो वो अनडाउटेडली मेटल कंपनी उसकी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी होगी। तो मेटल्स के हिसाब से मुझे लगता है कि चाइना की एक रीओपनिंग बहुत बड़ा थीम है, और मेटल्स के अंदर बिल्कुल बना रहा जा सकता है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर जो है अभी भी कह सकते हैं काफ़ी गिर चुका है अपने 52 हफ्तों के हाई से। इसका 52 हफ्तों का 132 रुपये का है, और ये ऑलमोस्ट वहाँ से 50 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के हिसाब से भी सही लेवल से, और यहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना है, एक साथ से भी नहीं करना है। बट अगेन हाँ, आप चाहे तो वेट कर सकते हैं तब तक कंपनी की Q3 रिजल्ट निकल के नहीं आ जाए, उसके बाद डेफिनेटली कोई भी पोजीशन बना के और में सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करना ही आई थिंक बेटर सिचुएशन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।